गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड फोर्सेस बताए थे। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में था उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके में क्या इफ़ेक्ट्स दिखाता है हमें। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में स्टार्ट मोशन, उसकी वजह से क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मूव करना शुरू कर सकती है। अगर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो एकदम से रेस्ट पे आ जा सकती है। स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की चेंज हो सकती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। बाय ऑब्जर्विंग, गैलीलियो ने क्या किया, बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन देम। गैलीलियो ने बताया कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहती हैं जब तक कि उनके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने डायगोनल इंक्लाइन प्लेन लिया और उसके ऊपर एक मार्बल, जो आप लोग घर में खेलते हो कंचे जिसको बोलते हैं, उसने वो लिया और उसने एक बार इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से नीचे की तरफ उसने मूव करवाया। सेकंड टाइम उसने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाया और थर्ड टाइम उसने इस तरह से एक डबल इंक्लाइंड प्लेन बनाया जिसमें उसने यहाँ से मार्बल को मूव करवाया। तो तीनों टाइम में उसकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट थी। जब उसने मार्बल को ऊपर से नीचे की तरफ डाला, इट मूव्स वेरी फास्ट स्पीड, ये बहुत फास्ट स्पीड से नीचे की तरफ आया। जब नीचे से ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा गया तो इसकी जो है मूवमेंट बहुत स्लो थी। ठीक है, थर्ड टाइम जब उसने डबल इंक्लाइन प्लेन पे किया तो उसने जब यहाँ से छोड़ा ऊपर से मार्बल को तो वो इतना यहाँ आया और उसी सेम स्पीड से वो इतना ही डिस्टेंस उसने यहाँ पे कवर किया। जैसे जैसे इस सेकंड इंक्लाइन प्लेन की बढ़ाते गए, इसके बीच का एंगल कम करके इसको आगे की तरफ बढ़ाते गए, तो हमने देखा कि जो मार्बल है वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और एक स्टेज ऐसी आई जब उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया तो मार्बल कॉन्टिन्यूसली मूव करता गया। तो उसने क्या कॉन्क्लूज़न निकाला, गैलीलियो का कॉन्क्लूज़न था, अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन बट टू सस्टेन ए यूनिफॉर्म मोशन। अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए होता। ठीक है, एक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन बनाना चाहें तो उसके लिए कोई नेट फोर्स नहीं रिक्वायर्ड होता, बिकॉज क्योंकि जब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो आफ्टर ए फ्यू डिस्टेंस, थोड़ा सा तो चलने के बाद ये मार्बल जो है रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हमने तो ऊपर से इसको छोड़ा था, यहाँ तो नहीं रुक रहा था ये, लेकिन जब हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये रुक गया। इट मीन्स इसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से इसकी मोशन धीरे धीरे बंद हो गई। तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मीन्स कि कोई ना कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन डेवलप गैलीलियोज आइडियाज़ ऑन फोर्स एंड मोशन। न्यूटन ने आगे स्टडी किया गैलीलियो का आइडियाज़ को और उसने 3 फंडामेंटल लॉज जो हैं हमें दिए, जिसमें आज हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने क्या बोला, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसी में रहने की कोशिश करती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन के साथ वो उसी में रहने की कोशिश करती है जब तक कि उसको मजबूर ना किया जाए अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए बाय अप्लाइंग फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए और उसकी फोर्स की वजह से उसकी वो स्टेट चेंज ना हो जाए। ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रुकी हुई है तो वो रुके ही रहना चाहती है, अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, इस लॉ के 2 पार्ट्स हैं। पहला है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। हमने ये बोला कि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहती है, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट, जब तक कि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई कंपेल ना करे। मीन्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा।
जैसे कि हमारा हाउस है, हमारा स्कूल है, दे रिमेन ऑलवेज एट रेस्ट, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो अपनी प्लेस पे सिचुएटेड है। सेकेंड पार्ट है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। इसका मतलब है वुड कॉन्टिन्यू टू मूव अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। बट ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो अगर हमारा जैसे हमारा कोई पैर स्लिप हो जाता या कोई चीज़ लुढ़क जाती तो वो लुढ़कती रहती, या हमारा पैर स्लिप हो जाता तो हम गिरते ही चले जाते आगे तक, या हम चल ही नहीं पाते अगर ऐसा होता यूनिफॉर्म मोशन होती तो। बट ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल फ्लोर पे रोल कर रही है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। इफ़ देयर विल बी नो फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन मूविंग, अगर फ्रिक्शन ना होती तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मूव करती रहती, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो शायद हम चल भी ना पाते, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम रोड पे चल सकते हैं, तो उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही मूविंग ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे रुकती हैं। इन ए क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with some velocity is termed as inertia, और ऑब्जेक्ट्स की इसी गुण को कि वो जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहती हैं या मूव करना चाहते हैं उसके उन्हीं उसकी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट इज़ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या हुआ, इनर्शिया जो है दो हो गई, स्टेट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करती है, अगर वो मूव कर रही है तो मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल और बताने वाली। एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग व्हेन ए मोटर कार ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप द कार, ठीक है, जब कोई एक गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाता है, कार को ब्रेक लगाता है, तो जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ गिरती है, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगाने से आगे की तरफ गिरती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहती है। एंड वी कोलाइड विद पैनल्स इन फ्रंट, और इस चक्कर में हम एकदम से आगे जाके आगे जो भी है स्टीयरिंग वगैरह है उससे टकराते हैं। सेफ्टी सीट बेल्ट्स आर वर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट। सीट बेल्ट्स इसीलिए होती हैं जिससे कि हम एकदम से ब्रेक लगाने से आगे जाके ना गिरे। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया कि अगर हमने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया है तो हमारी बॉडी जो है वो मोशन में रहना चाहती है, लेकिन ब्रेक लगाने की वजह से कार जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई है और हमारी बॉडी मोशन में होने की वजह से आगे जाके टकराती है। अपोजिट एक्सपीरियंस वी गेट, इसके अपोजिट जो एक्सपीरियंस है वो हमें मिलता है कैसे, मैंने बस एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग सडनली। जब कोई हम लोग बस में बैठे हैं, सपोज करो कोई भी बस में बैठा है और वो बस एकदम से मूव करना स्टार्ट करती है, तो उस पैसेंजर की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो रेस्ट में रहना चाहती थी, लेकिन क्योंकि बस एकदम से स्टार्ट हो गई है तो बस तो मूवमेंट में आ गई, लेकिन जो हमारी बॉडी थी वो रेस्ट में रहना चाहती थी। दैट्स वाई वी फॉल बैकवर्ड्स, ठीक है। तो इसी ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थे लॉ ऑफ इनर्शिया के। इनर्शिया की टाइप्स बताने लगी हूँ मैं आपको। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आज डेट है बच्चों 8/6/21, ठीक है। इनर्शिया जो है 3 टाइप की हमारी लाइफ में नज़र आती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम पहले पढ़ेंगे। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए अपोज करती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है वो उसी में रहना चाहती है, दैट इज़ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी इस प्रॉपर्टी को अपोज करती है, दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल है, व्हेन ए बस और कार सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड्स द पैसेंजर विल फॉल बैकवर्ड्स।
ठीक है, कोई भी बस अगर या कार एकदम से चलना शुरू करती है तो पैसेंजर की बॉडी जो है पीछे की तरफ जाती है। व्हेन ए कारपेट इज़ बीटन विद ए स्टिक, अगर हमारे घर में कोई कारपेट है और उसको हम किसी स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट। डस्ट पार्टिकल्स क्यों आ जाते हैं बाहर? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं रेस्ट में रहने की कोशिश करते थे, लेकिन जब हमने स्टिक से बीट करना शुरू किया तो कारपेट में मूवमेंट हुई और वो डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में रहने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। दैट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो इन रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहते थे। व्हेन वी विगरसली शेक ए ब्रांच ऑफ ट्री, अगर हम किसी पेड़ की किसी ब्रांच को, ट्री की किसी ब्रांच को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो उसमें से कुछ लीव्स या फ्लावर्स और ब्रांचेस जो हैं नीचे गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि दे टेंड टू रिमेन इन द रेस्ट पोजीशन, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो बताने वाली हूँ मैं आपको, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी उसकी यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जो जिसकी वजह से वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन ए ड्राइवर ऑफ ए बस और ए कार सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, जब कोई ड्राइवर है बस का या कार का एकदम से ब्रेक लगाता है, चलती हुई गाड़ी को, एकदम से चलती हुई बस को या कार को ब्रेक लगाता है तो पैसेंजर्स जो हैं आगे की तरफ धक्का लगता है उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है मोशन में थी, इनर्शिया ऑफ मोशन को शो कर रही थी और वो मोशन में ही रहना चाहती थी, जिसकी वजह से उनको आगे की तरफ पुश लगता है। एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर ए जंप, जो एथलीट है आपने कई बार देखा होगा, अगर उसको हाई जंप के लिए या लॉन्ग जंप के लिए जाना है तो कुछ दूर पहले पीछे से दौड़ के आते हैं। दौड़ने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो मोशन में आ जाती है और मोशन की वजह से वो आगे तक ज़्यादा दूर तक जंप कर सकता है, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और डायरेक्शन चेंज होती है तब भी उसकी बॉडी में कुछ उसकी उस डायरेक्शन को चेंज करने की जो हैबिट है वो उसको अपोज करती है, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है लेट ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग बाय बी विरलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। सपोज करो ये एक बच्चा है जिसने एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है और इस तरह से ये एक स्टोन को चारों ये एक सपोज करो ये एक स्टूडेंट है, कोई भी एक बच्चा है और उसने एक स्ट्रिंग के साथ एक स्टोन को बांधा हुआ है यहाँ पे और ये इस तरह से इसको घुमा रहा है। ठीक है, इफ़ द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियल स्टोन, अगर ये स्ट्रिंग एकदम से टूट जाती है तो आपने देखा होगा स्टोन जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में जाता है और फिर गिरता है नीचे, दैट इज़ द, क्योंकि वो राउंडेड पोजीशन में जा रहा था तो वो कुछ दूर के लिए राउंड जाता है और फिर वो वहीं पे नीचे गिर जाता है, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि वो स्टोन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि जिस स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ था जो जिसकी वजह से उसमें मोशन हो रही थी वो टूट गई है तो वो टेंजेंशियली नीचे गिर जाता है वहीं पे, दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया एंड मास। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया, जब हम इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सारी बॉडीज़ में सेम इनर्शिया होता है? नो, हमारी सबकी सेम सारी बॉडीज़ में सेम इनर्शिया नहीं होता, बिकॉज हैवियर और मासर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर और मोर इनर्शिया। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा इनर्शिया शो करती हैं और जो लाइट होती हैं वेट में वो लेस इनर्शिया शो करती हैं। ठीक है, सपोज करो इफ़ वी किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ़ वी किक ए स्टोन, अगर हम एक फुटबॉल पे किक मारते हैं तो वो दूर तक चली जाती है, लेकिन अगर हम एक स्टोन पे किक मारते हैं इक्वल फोर्स के साथ तो ये शायद ही मूव करे और पहले हमारे पैर में ही शायद ये मूव करे और हो सकता है हमारे पैर में ही चोट लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी हैवी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज़्यादा होगा और लाइट ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज का टॉपिक है, आपको ये करना है, पढ़ना है इस टॉपिक को और आपको ध्यान से समझना है।